डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर और आप देख रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम करते हैं किसान भाइयों की समस्या का समाधान और कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ अगले 1 घंटे तक और हर बार हेलो किसान कार्यक्रम में अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और उन विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है ताकि हमारे किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं उनका सही तरीके से सही समय पर समाधान किया जा सके और किसान भाइयों की खेती किसानी में परिवर्तन लाकर उनके मुनाफे को बढ़ाया जा सके। और हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों की यानी आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट लाइव जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में अपने सवालों के साथ और समस्या का समाधान पाते हैं। इसीलिए नाम कार्यक्रम का नाम रखा हमने हेलो किसान। तो जानते हैं कि आज ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं जिससे जुड़कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। हर कार्यक्रम में अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। आज कौन से विषय लेकर हाजिर हुए हैं, नजर डालते हैं। लीची की बागों की देखभाल कैसे करें, अनाज का भंडारण एवं सावधानियां कैसी होनी चाहिए, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। अब इन दोनों महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुंचना बहुत आवश्यक है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि ये जानकारियां आप तक पहुंचे, उन जानकारियों का विस्तार किया जा सके। अब इन जानकारियों में जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको समाधान कैसे करना है, 3 माध्यमों से आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कौन से माध्यम है? पहला है टोल फ्री नंबर का। टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं 1800113060 1800113061। फ़ोन करते समय आपको 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ एक तो कम हो, दूसरा आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क स्थापित हो ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित किया जा सके और आपकी समस्या का जो समाधान है वो सही तरीके से सुचारू रूप से आप तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो किसान भाई फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं वो व्हाट्सअप का इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। लेकिन व्हाट्सअप करते समय भी आपको 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जहां से व्हाट्सअप कर रहे हैं अपना उस जगह का नाम लिखना ना भूलें और अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इन 2 माध्यमों के साथ साथ आप ईमेल का भी इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए और आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी मन में प्रश्न है, कोई भी हिचक आपके मन में है तो सीधा इस कार्यक्रम से जुड़िए और अपनी समस्या का समाधान जान लीजिए। अब इस कार्यक्रम में वक्त हो गया उन लोगों से मिलने का जो इस कार्यक्रम की आन बान शान है और करते आपकी समस्या का समाधान है। तो बिना देर किए हुए स्वागत करते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी का। सर, आपका बहुत स्वागत है, आप स्टूडियो में मौजूद हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जो हैं वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर विकास दास जी हैं। डॉक्टर विकास दास जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप निदेशक हैं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, बिहार से। आपका बहुत स्वागत है सर। आप तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, नमस्कार। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी का। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, अनाज भंडारण हमारे देश में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में अगर देखा जाए तो उभर रहा है। अनाज भंडारण की समुचित व्यवस्था और समुचित जानकारी किसान भाई के पास ना होने की वजह से हम देखते हैं कि हर साल लाखों मीट्रिक टन अनाज हमारा खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अनाज भंडारण कितनी बड़ी चुनौती है, इसका समाधान कैसे किया जाए और इस जानकारियों का विस्तार किसान भाइयों तक कैसे पहुंचाया जाए? जी बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है बिल्कुल समसामयिक कार्यक्रम है, क्योंकि इस समय पे हमारी जो रबी की फसलें हैं उनकी कटाई शुरू हो गई है और कटाई के अलावा किसान भाई गहाई भी शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ ये कार्य अप्रैल माह में भी चलेगा जो कि आने वाला है। कुल मिला के अगर हमें भंडारण करना है अपने अनाज का, अपनी दालों का, अपने गेहूं का, ज्वार बाजरा, जो भी हमारी फसलें इस समय काटी गई हैं तो वो खेत से ही शुरू हो जाता है। हमें खेत से ही ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो कटाई हमने की है सही अवस्था पे कटाई की हो, फिर सही तरीके से थ्रेशिंग की हो, गाई की हो और सफाई और सुखाई, ये 2 काम बहुत ज़रूरी होते हैं और फिर आप इसका स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने सावधानियां नहीं बरती तो स्टोरेज के दौरान, भंडारण के दौरान काफ़ी हानि हो सकती है। एक अनुमान ये बताता है कि हमारे देश में लगभग 10% अनाज खराब हो जाता है। आपने जो मेहनत की उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है। तो इस अन्न को, इस अनाज को हम खराब ना होने दें ताकि हमारे देश के दूसरे जो लोग हैं जो इस पर निर्भर हैं उनको अनाज की आपूर्ति लगातार
करते रहें। साथ ही साथ किसान भाई कुछ परंपरागत तरीकों से जो है वो अपने खाद्यान्न का, अनाज का भंडारण करते हैं, जो कि उसको बदलने की ज़रूरत है। और इस दिशा में हमारी भारत सरकार भी काफ़ी प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है कि जिससे अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा भंडारण हो सके, जिससे आपकी गुणवत्ता जो है दाने की बनी रहे और साथ ही साथ उसकी जो मात्रा है वो भी बनी रहे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जी, तो प्रारंभिक रूप में अगर देखा जाए तो तमाम मुख्य ऐसी बातें हैं जिसका किसान भाई ध्यान में रखकर अनाज को सुरक्षित तरीके से भंडारित कर सकते हैं, ताकि समय आने पर वो अच्छा मूल्य अपने भंडारण का ले सके, अपने अनाज का भंडारण ले सकें। लेकिन कौन सी ऐसी मूलभूत बातें हैं, इसके अलावा किन बातों का किसान भाई ध्यान में रखकर अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे और भंडारित कर पाएंगे अपने अनाज को सुरक्षित तरीके से, इसको भी डॉक्टर दिनेश कुमार जी से समझेंगे बेहतर तरीके से। लेकिन फिलहाल इस विषय पर आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं पहले। अप्रैल के महीने में गर्मी का आगाज होने लगता है और इस समय फसलें कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन खेती के सभी चरणों में फसल की कटाई जितनी अहम होती है, उतनी ही अहमियत उपज के भंडारण की भी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि भंडारण की सही जानकारी न होने के कारण 10 से 15% अनाज खराब हो जाता है। ऐसे में भंडारण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। साथ ही हमें भंडारण वैज्ञानिक विधि से करना चाहिए, जिससे नुकसान की आशंका कम हो जाती है। अक्सर अनाज खराब होने की वजह नमी, दीमक, घुन या फिर बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए भंडारण करने से पहले गोदाम की सफाई कर लें और अगर वहां दीमक है या पुराने अवशेष हैं तो उन्हें बाहर निकालकर नष्ट कर दें। दीवारों या फर्श पर दरार दिखाई दे तो उसे भी सीमेंट आदि से बंद कर दें। कीटों के प्रकोप से बचने के लिए उचित दवा का घोल बनाकर दीवारों और फर्श पर छिड़काव कर लें। गोदाम ऐसा हो जो हवादार तो हो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उसमें हवा का संचार बंद भी किया जा सके। इसके अलावा अनाज को भंडारित करने से पहले अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। जिन बोरियों में अनाज भरना है उन्हें 20 से 25 मिनट तक खौलते पानी में डाल दें और इसके बाद अच्छी तरह धूप में सुखा लें। अच्छे से सूख जाने के बाद ही उनमें अनाज भरें। बोरियों को गोदाम के फर्श पर ना रखें, बल्कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे मंच पर रखें। ये मंच दीवार से भी 75 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। अगर बादल छा रहे हों, बारिश हो रही हो या फिर वातावरण में नमी का एहसास हो रहा हो तो अनाज का भंडारण नहीं करना चाहिए। भंडारण करने के बाद गोदाम में पक्षियों और चूहों के आने जाने के रास्ते बंद कर दें। तो कुछ खास बातें इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की, किस तरीके से भंडारण आपको करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे विषय का रुख करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे लीची के बागों की देखभाल कितनी आवश्यक है इस मौसम के अनुसार। और हम जैसे कि देख रहे हैं कि आने समय में लीची की मांग बढ़ने वाली है बाजार में। तो रुख करते हैं डॉक्टर विकास दास जी का। डॉक्टर विकास जी, हम देख रहे हैं कि मौसम नज़दीक है और मार्केट में लीची की मांग बढ़ने वाली है। अब ऐसे में किसान भाई उस मांग को पूर्ति कर पाएँ, अपने बागों की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि उनकी फसल जो उत्पादन की समय नज़दीक आ गया है, मार्केट में पहुँचाने का जो लाभ लेने का समय नज़दीक आ गया है, उसमें कोई कमी ना हो और किसान भाई सही तरीके से अपना फसल उत्पादन लेकर बाजार में सही तरीके से पहुंचा सकें? जी, अभी जो इस साल हमारा लीची का जो फूल आया है, हम देखें कि पिछले वर्ष के अपेक्षा इस साल ज्यादा फूल है। ये भारत के मुख्य जितने भी लीची ग्रोइंग स्टेट्स है उसमें ये सिचुएशन है। पर्टिकुलरली शाही वैरायटी और दोनों चाइना में भी हमारा फूल अच्छा आया है। तो इस वर्ष में अगर हम लोग सही ढंग से हमारा मंजर का सुरक्षा करते हैं तो अच्छी तरह से हम लोग अपना उपज ले सकते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जिन किसान भाइयों पर्टिकुलर बिहार, झारखंड में तो फूल का अभी प्रक्रिया खत्म हो गया और फ्रूट सेट हो गया है लगभग, और 3-4 दिन के बाद हमको पहला जो कीटनाशक का स्प्रे जरूरत पड़ता है उसका हम लोग को शुरू कर लेना पड़ेगा। तो पहला हम लोग कीटनाशक इस समय में या तो आलांटो डाल सकते हैं, थियाक्लोपिड नामक जो इंसेक्टिसाइड है 0.6 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जो फल के अंदर जो कीड़ा आता है लीची में, इसका प्रकोप को हम लोग फर्स्ट स्टेज से रोक पाएंगे। हालांकि बिहार में कुछ जिलों में जो लीची का एक स्टिंग बग नामक एक नया कीड़ा का प्रकोप आजकल बढ़ने लगा है, जो पहले वो नहीं आता था। अगर ये कीड़ा का प्रकोप आया है तो किसान भाइयों को हम लोग को लैम्बडा साइलोथ्रिन
जो दवाई है 0.4 ml प्रति लीटर इसका स्प्रे करना जरूरी होता है। ये कीड़ा थोड़ा बड़ा आकार होने के कारण इसमें ज्यादा मात्रा में दवाई लगता है और ये बहुत समय में मरता भी नहीं है, नीचे गिर जाता है। तो किसान भाइयों को स्प्रे करने के बाद भी ये सावधानी ले, तो हाथ से उसको उठाना पड़ता है कीड़ों को, और उसको उठा के पॉलीथीन में भर के बगीचा से बाहर मिट्टी के नीचे गाड़ देना पड़ता है। तो ये इमीडिएट पहला स्टेप है जी। तो कुछ प्रारंभिक बातें हैं जिनका किसान भाई ध्यान में रखकर लीची के बागों की अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हैं। और जो समस्याएं डॉक्टर साहब ने बताई हैं, किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं, उसके लक्षण क्या हैं, इसको भी समझेंगे। और इस तरह की समस्या है तो उसके समाधान भी डॉक्टर साहब ने बताए हैं। आप इसका भी इस्तेमाल कर लीची के बागों की देखभाल में आगे बढ़ सकते हैं। अब इस विषय से जुड़ी ही एक खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। मार्च में लीची में फल लगना शुरू हो जाता है। इस महीने 450 से 500 ग्राम यूरिया और 250 से 300 ग्राम पोटाश प्रति पौध देना चाहिए। उर्वरक देने के बाद सिंचाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से 2% यूरिया के 2 छिड़काव फल की वृद्धि के दौरान उनके आकार और बढ़ावा देने के लिए दिए जा सकते हैं। फलों को गिरने से बचाने के लिए मार्च के इस महीने में ही प्लेनोफिक्स 2 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर या NAA 200 मिलीग्राम प्रति लीटर के घोल का छिड़काव करें। चूर्णिल आसित रोग के प्रकोप से बचने के लिए लीची में संस्तुत रसायनों का उपयोग करें। लीची के नवरोपित बागों की सिंचाई करें। बागों की निराई गुड़ाई और सफाई का काम करें। लीची में माइट के प्रकोप को कम करने के लिए डाइकोफॉल 18.5 EC 4 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव लाभकारी रहता है। लीची के बागों की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। इनमें फल छेदक की रोकथाम के लिए फूलों के खिलने से पहले निम्बिसिरीन 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मार्च से जून तक नवरोपित पौधों को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए पुआल या घास फूस से बने छप्परों से ढक देना चाहिए। छप्पर का मुंह पूर्व की तरफ खुला छोड़ दें। इस तरह सही समय और सही तरीके से लीची की देखभाल कर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस मौसम में लीची की देखभाल कैसे करनी है, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से डॉक्टर दिनेश कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, भंडारण को लेकर तमाम बातें आपने बताई। प्रारंभिक रूप में किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर अपने देश के किसानों की बात करें तो जो छोटे किसान हैं, बड़े किसान ज़्यादा मात्रा में नहीं है, छोटे किसान की जो छोटे जोत वाले किसान हैं उनकी मात्रा हमारे देश में ज़्यादा है। क्या इनके लिए भंडारण करना बहुत बड़ी चुनौती है? और हम देखते हैं कि किसान भाई अपने ही घरों में छोटी सी जगह बना लेते हैं, उसी पे भंडारण करना शुरू कर देते हैं। ये कितना उचित है? और अगर छोटे भाई किसान एक समूह बनाकर कहीं भंडारण करना चाहें तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, बहुत सही आपका विचार है। जैसा कि हम जानते हैं कि देश के बहुत बड़ा हिस्सा हमारा छोटे किसानों से बनता है, और एक अनुमान के अनुसार जितना भी अनाज हमारे देश में होता है उसका 60 से 70% छोटे किसानों द्वारा ही भंडारित किया जाता है। और इस भंडारण में कई बार होता क्या है कि वो खेत से ही, वास्तव में खेत से ही भंडारण की अगर हमें क्षमता बढ़ानी है, मात्रा बढ़ानी है या उसकी गुणवत्ता बढ़ानी है तो खेत से ही शुरू हो जाता है। कई बार किसान भाई खेत में ध्यान नहीं देते कि सही समय पे कटाई नहीं करते। कई बार कच्ची फसल को काट लेते हैं या बहुत ज़्यादा पक जाती है। कई बार उसको कम सुखाते हैं या कई बार ज़्यादा सुखा देते हैं, ऐसा भी होता है। फिर थ्रेशिंग करते हैं, जैसे थ्रेशिंग करते समय कई बार उसको डंडों से कुटाई पिटाई करते हैं जिससे दाने टूट जाते हैं। आजकल हर चीज़ की मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों से अगर थ्रेशिंग की जाए तो उसमें दाना कम टूटता है। फिर उस दाने की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। टूटे फूटे कटे दाने इस तरह के आप ना रखें। और जो हमारी ट्रेडिशनल, हमारी जो परंपरागत स्टोर करने की जो हमारी स्ट्रक्चर है, संरचना है, उनको अब समय आ गया है बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि उनमें हमारे दानों का नुकसान ज़्यादा होता है, उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। और अगर ग्रुप की बात करें तो निश्चित तौर पर अगर हम बड़े गोदाम में या वेयर हाउस में कहीं FPO के जरिए अगर इस तरह की संरचना हम बना लेते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें प्रबंधन अच्छा होगा और दानों का या अनाज का नुकसान उसमें कम होगा। जी, तो इस माध्यम से भी आप भंडार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और तमाम तरह की संभावनाएं उसको भी समझेंगे। लेकिन एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल सर मेरा ये था कि
किस तरीके के अनाजों का भंडारण हमें करना चाहिए और किस तरीके के अनाजों का भंडारण नहीं करना चाहिए, ये जानना था सर। और दूसरा सवाल ये था सर कि जो भंडारण करके क्या किसान बाद में अगर फसलों को बेचे तो क्या इससे अधिक लाभ पा सकता है या फिर कुछ फसलों को तुरंत ही बेच देना चाहिए? जी, आपके दो सवाल हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी। हमारे दर्शक हैं विपिन जी, इनका सवाल है कि किन अनाजों का भंडारण करें, किनका उचित है, किनका अनुचित है, और दूसरा किस फसलों का करना चाहिए। देखिए, जो हमारे मुख्य अनाज हैं इस समय पे, जैसे गेहूं है, जौ है, जई है, या इसके अलावा दालें हैं हमारी, चना, मटर, मसूर, कुछ तिलहन भी है हमारी, हालांकि तिलहन अनाजों में नहीं आती, इन सभी का हम भंडारण कर सकते हैं। और आमतौर पे किसान भाई 3-4 चीज़ों के लिए भंडारण करते हैं। पहला होता है कि तुरंत, जैसे अभी हमारी फसल आई, अभी हमने काटा, कुछ किसान तो तुरंत बेच देते हैं, लेकिन कुछ किसान ये चाहते हैं कि अगर हम इसका भंडारण कर लें तो 3-4 महीने बाद या उपयुक्त समय आने पर उनको अच्छा लाभ मिलेगा। ज़्यादातर किसान इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि अनाज का भंडारण कर लें और सही स्थिति आने पर हम उसको बेच देंगे और अच्छा मुनाफा मिलेगा, और इसमें मुनाफा मिलता भी है। हालांकि गारंटी अभी किसी चीज़ की नहीं दी जा सकती, लेकिन ये मान के चलते हैं कि अगर आप अपना अनाज का भंडारण कर लेते हैं तो कुछ समय बाद आपको उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि इस समय जैसे फोर्स सेल होती है, कोई अनाज आपका कट के आता है, भारी मात्रा में आता है और बेचने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस हिसाब से दाम उसके कम हो जाते हैं। दूसरा, कुछ किसान अपने घर के उपभोग के लिए भी भंडारण करते हैं, जैसे अपनी फैमिली के लिए करना है, उसके लिए भी भंडारण करना ज़रूरी होता है। और तीसरे, कई बार हम बीज का भी भंडारण करते हैं। अगले साल आपको बीज ना खरीदना पड़े तो कुछ फसलों में बीज का भी भंडारण आप करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो हमारी अन्न वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, इनका भंडारण आप कर सकते हैं। जी, तो विपिन जी, आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने बेहतर तरीके से कर दिया है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हम चल लौट रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। दो महत्वपूर्ण विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। लीची के बागों की देखभाल कैसे करनी है और साथ ही साथ अनाज भंडारण करने की सही तरीके क्या हैं, सावधानियां क्या हैं। इन दोनों विषय से जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो जानते हैं आपको क्या करना है। 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके जुड़ना है कार्यक्रम हेलो किसान से, अपने सवाल पूछने हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर विकास दास जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विकास दास जी, हम देख रहे हैं कि मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और कहा जाता है कि लीची को पाले से सीधी धूप से बचा के रखना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मौसम में पर्यावरणीय स्थिति बदलती जा रही है, चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, ऐसे में तापमान बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। खासकर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो जो मैदानी इलाकों के बाग हैं उनको सीधी धूप से कैसे बचाया जा सकता है, और हम देखेंगे कि आने वाले समय में तापमान और बदलेगा और बढ़ेगा। ऐसे में क्या ये किसानों के लिए चिंता की बात है और समाधान क्या है इसका? ये बात तो सही है कि जो गर्मी है धीरे धीरे बढ़ने के कारण लीची के जो पौधे हैं, पर्टिकुलर ग्रोन अप प्लांट में लीची का फल फटने का प्रकोप बढ़ा है। और ये भी देखा गया है कि जिन बगीचों में किसानों ने पर्याप्त मात्रा में गोबर खाद का प्रयोग करते रहे, जहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो मिट्टी में पानी को पकड़ के रखने का क्षमता जिसमें ज्यादा है, तो उन बगीचों में हम लोग देखें कि उसमें फल का फटने का जो रेट है वो कम है।
तो सभी किसान भाइयों को हम जरूर इस बात को बोलना चाहेंगे, हर वर्ष हम लोग प्रति पेड़ तुड़ाई के बाद हम लोग गोबर का खाद कम से कम ग्रोन अप प्लांट अगर है तो कम से कम 20 केजी के आसपास, 20 से ज्यादा भी 30 केजी तक भी जा सकते हैं। गोबर खाद मिट्टी में डालना बहुत जरूरी है, जिससे हम लोग जो सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर बढ़ाएंगे तो जैसे हमारा गर्मी बढ़ रहा है उस समय में नमी अगर मिट्टी के नीचे रहेगा तो एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करके उसमें फल का फटना को वो कम कर सकता है। ये तो पहला उपाय है गोबर खाद का मात्रा में व्यवहार करना। दूसरा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखें, यहाँ पे कुछ तकनीक हम लोग के यहाँ से हम लोग टेस्ट करके निकालें। हम चाहते हैं किसान भाई धीरे धीरे उस तकनीकों को अपनाएं। पहला तकनीक है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट बैगिंग। बाकी फलों में फल का बैगिंग करना एक ऑलरेडी एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस हो चुका है। लीची में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। फल का बैग अगर हम लोग एक पतला टाइप का कपड़ा का बैग होता है जिसमें लगभग 3 रुपया के आसपास उसका दाम होता है, और उसमें हम लोग जब गुच्छा का बैगिंग करते हैं तो फल का फटने, गर्मी के कारण फल बिल्कुल नहीं फटता है ये। और इसके अलावा फटने से रोकने के अलावा इसमें फल में जो अच्छे फल बेधक जो कीड़ा होता है उसका प्रकोप भी 0% हो जाता है। तो ये किसान को पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो फल नो डाउट फल का जो बैग है लगाने के लिए उसे मेहनत ज्यादा पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है धीरे धीरे हमारा जो पुराने बगीचे हैं जो बड़े बहुत ऊंचा हो गए हैं उसको धीरे धीरे हम लोग छटाई करके नीचे लाना बहुत जरूरी हो गया है। जब लीची का अगर फ्यूचर, तभी हम लोग एक सस्टेनेबल फ्यूचर होगा जब हमारे पुराने जितने बगीचे बड़े बड़े हो गए हैं उन पेड़ों को जीर्णोद्धार करके उसका जो कैनोपी है उसको हम लोग एक वर्केबल हाइट में 6 मीटर तक हाइट तक लाएं, ताकि उसमें सारे जो बैगिंग का ऑपरेशन है आराम से कर पाएंगे। इससे हमारा जो गर्मी बढ़ने के कारण जो फल फट जाता है उसका बहुत मात्रा में कम हो जाएगा। तो इमीडिएटली ये दो जो सोल्यूशन है हम किसान भाइयों को देना चाहेंगे। इस साल के लिए तो बैगिंग चीज को कुछ किसान भाई ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जैसे फल का तुड़ाई हो जाएगा जरूर अपने खेत में अच्छी तरह से गोबर खाद का प्रयोग करें। केवल केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से नहीं चलेगा, गोबर खाद उसके लिए बहुत जरूरी है जी। तो इन कुछ खास बातों को किसान भाई ध्यान में रखकर गर्मियों के सीजन में जिस तरीके से तापमान बढ़ता है तो गोबर की खाद का प्रयोग करके अपने लीची के बागों के, लीची के पेड़ों की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं, प्रदीप हैं भागलपुर बिहार से। प्रदीप जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। प्रदीप जी अपनी टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। जी हमारा सवाल है जी कि गेहूं के भंडारण के लिए कोई घरेलू उपाय है कि जैसे कीटनाशक वगैरह कोई चीज ना दे, उसमें दवाई वगैरह ना दे खाने के लिए? जी आपका सवाल वाजिब है और इस सवाल खुलने के लिए रुक करते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी का। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, इसमें सिर्फ न केवल प्रदीप जी का ये सवाल है, घरेलू स्तर पर ये कैसे भंडारण करें, साथ ही साथ अगर हम बताएं जैसे शहरों में भी अगर कोई लंबे समय के लिए करना चाहता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन शहरी जीवन अगर हम बात करें इसमें भी थोड़ा जोड़ के बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको शुरू से ही ध्यान देना पड़ेगा, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपकी कटाई गहाई आपको सफाई से करना है। सही नमी लगभग 10 से 12% आपको नमी रखनी है। कटे फटे दाने या गंदगी धूल वगैरह सब साफ कर दें। और जहाँ पे आपको अनाज को रखना है, चाहे तो आप बोरों में रखें, उनको किसी कमरे में रखें, किसी कोठा कोठरी, तमाम संरचनाएं हमारे देश के गाँव में किसान भाई रखते हैं। अगर संभव हो तो आप टीन या धातु से बनी हुई कोठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बाजार में मिलती है 2 कुंटल वाली, 4 कुंटल वाली, 5 कुंटल वाली, और टिन या लोहे की या एल्युमिनियम की भी कई बार बना देते हैं। उस तरह की आप कोठी लें और उसमें आप गेहूं का सही नमी पे भंडारण करें। और इसके लिए आप नीम के पत्ते ले सकते हैं। नीम के पत्तों का आप पाउडर बना लें, और नीम के पत्ते बड़ी आसानी से सब जगह मिल जाते हैं। उनको आप सुखा लें, जब सूख जाएं तो उनको पीस लें, पाउडर बना लें, और 10 ग्राम के हिसाब से, 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप इसमें जो है गेहूं में इनको जो पाउडर है उसको आप डाल सकते हैं। समान रूप से वितरित कर दें उस पाउडर को। और इसमें ध्यान रखें कि 1 किलो पाउडर आपके 100 किलोग्राम गेहूं के लिए या किसी भी दूसरे दाने के लिए पर्याप्त होगा, इस रेट से। और फिर आप उसको अपनी जो टैंक है, टंकी है, उसको आप अच्छी तरह से एयर टाइट कर दें। तो आशा की जाती है कि इस विधि से आपके गेहूं को नुकसान नहीं होगा।
जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, एक सवाल इसमें ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हम जैसे कुछ कामगार होते हैं जो अपना ग्रामीण जीवन छोड़कर शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो हम लोग कई बार ग्रामीण क्षेत्रों से जब आते हैं तो अपने साथ बोरियों में अनाज भरकर लेकर आते हैं जी। और कई दिनों तक घर में रखा रहता है। जी। कुछ दिनों के इस्तेमाल ना होने की वजह से हम देखते हैं जब उस बोरी को खुलाता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घुन लग जाते हैं। जी। ऐसी दिशा में जो इस तरह की समस्या का सामना करते हैं उनके लिए क्या कोई उपचार है? देखिए, खाने के लिए जहाँ तक हमें दाने को या अनाज को प्रयोग में लाना है तो उसमें कोशिश हमें करनी चाहिए कि रसायनों का प्रयोग ना किया जाए। अगर रसायनों का प्रयोग करना भी पड़ जाता है तो उसके लिए हमारा एल्युमिनियम के जो बेस्ड हैं, सल्फास है या इस तरह की जो एल्युमिनियम फास्फाइड है, उस तरह की हम गोलियां उसकी प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन बोरों में हम ये गोलियां नहीं रख सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वही फिर टीन की टंकी लेनी पड़ेगी। टंकी लेने के बाद या तो जैसे नीम का पाउडर बताया उसको उसमें रखें, या फिर हम जो एल्युमिनियम फास्फाइड है इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है 1 गोली प्रति टन के हिसाब से पर्याप्त होती है और फिर इससे आपके कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे या बीमारियां नहीं आएंगी। लेकिन बोरों में अगर हम रखेंगे, खुले स्थान पर रखेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें कीड़े वगैरह आ जाएंगे। जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपने कई बार जिक्र किया कि खेत से ही इस चीज़ की शुरुआत की जाती है कि आप भंडारण किस तरीके से करने जा रहे हैं। तो आप अच्छे अनाज को पहले सूखने दें सही तरीके से, ज़्यादा ना सुखाएं, कम ना सुखाएं, सही पका होना चाहिए, आधा पका नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो भंडारण करने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे बोरे का इस्तेमाल है। फिलहाल इस सवाल को मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन दर्शक हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। पुरुषोत्तम जी, अपना सवाल पूछिए। पुरुषोत्तम जी, आप सुन पा रहे हैं? तो सवाल पूछें। हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी, सवाल पूछें। जी, ये लीची के पौधे इधर लगा सकते हैं हम जम्मू कश्मीर में भी? जी पुरुषोत्तम जी, आपके सवाल का जवाब देते हैं। डॉक्टर विकास दास जी, हमारे दर्शक हैं, जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या लीची की खेती करना चाहते हैं, कर सकते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलर जम्मू एरिया में तो लीची का खेती होता है। ये आपको खाली बताना होगा कि जो आपके जो एरिया है वो कितना ऑल्टीट्यूड में है, वो ज्यादा जरूरी है। अगर आपका जो टेम्परेचर जो जाड़े में है ये अगर 5 डिग्री के नीचे कंटिन्यूअसली अगर 15 दिन तक नहीं रहता है तो लीची वहां पे हो सकता है। और गर्मी के लिए उसको चाहिए अराउंड 36 के 40 डिग्री के बीच का टेम्परेचर समर में चाहिए फल में मिठास आने के लिए। अगर ये टेम्परेचर उनको मिल जाते हैं तो लीची का खेती हो सकता है। मिट्टी में बहुत कुछ अगर हम लोग उपचार वगैरह करके लीची का पौधा को जिंदा रखने का तो बहुत रास्ता है, खाली टेम्परेचर उसके लिए सूटेबल होना चाहिए। तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो अल्टीट्यूड है, मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन आपका जो पर्टिकुलरली विंटर टेम्परेचर है उसको देख लीजिए 5 डिग्री के नीचे ज्यादा दिन तक ना हो रहा हो वहाँ पे। डॉक्टर विकास जी, जम्मू कश्मीर के प्रजाति कौन सी उपयुक्त रहेगी, ये भी जानकारी इनको दे दीजिए। देखिए, जम्मू एरिया में जितना भी किसान खेती कर रहे हैं मोस्टली वो लोग बॉम्बे या चाइना वैरायटी का खेती करते हैं, और कुछ एरिया में शाही भी वहाँ पे लगा हुआ है और वहाँ पे बहुत अच्छा खेती होता है। जम्मू में जो लीची जहाँ भी फल है पौधा वहाँ पे उपज बहुत अच्छा होता है। तो शाही के वैरायटी अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आप उसको रोज सेंटेड के नाम से भी ले सकते हैं। पौधा आपको पंजाब से भी मिल सकता है, या बगल में हिमाचल में भी जो बिलासपुर एरिया में खेती होता है वहां से भी पौधा मिल सकता है, या हमारे जो राष्ट्रीय लीची उत्पादन केंद्र जो नियरेस्ट कोई भी रेलवे स्टेशन का अगर एड्रेस देके हमको पत्र लिखते हैं तो हम वहां पे पौधा भेज देते हैं। तो इसी उपाय से हम लोग उच्च गुणवत्ता वाला पौधा भी जम्मू कश्मीर को भेज पाएंगे। हमारा वेबसाइट से हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर दे के आप हमको चिट्ठी लिखेंगे तो हम आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक भी पौधा भेज पाएंगे। 100 रुपया प्रति पौधा का दाम होता है। शाही या चाइना दोनों किस्म में से आप आधा आधा करके लगाए जो आपके लिए वहां पे अच्छा होगा। जी, इसके साथ एक और दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। फोन लाइन से जुड़े हुए हैं राकेश हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश से। राकेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि हम जो है जौ और गेहूं की खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कौन से किस्म की बुआई करनी चाहिए? जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी। जौ और गेहूं की जो बुआई है उसका समय तो निकल चुका है और आपको अगले वर्ष करना पड़ेगा। आपका क्षेत्र नॉर्दर्न हिल जोन्स के लिए आता है। इसके लिए जो किस्में हैं, जब आपका बुआई का समय आएगा
तब आप कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी ले लें कि आपके क्षेत्र विशेष के लिए जौ और गेहूं की कौन सी किस्म उपलब्ध होगी। अभी इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। जी डॉक्टर दिनेश कुमार जी, साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि अगर इन दोनों अनाजों का भंडारित करना चाहते हैं हिमाचल के परिप्रेक्ष्य के, वहाँ के वातावरण और वहाँ के तापमान की बात की जाए तो किस प्रकार से ये भंडारित कर सकते हैं? जी, भंडारण तो बड़ा आसान है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके भंडारण की संरचनाएं हैं, चाहे कमरा हो, गोदाम हो, चाहे कोठी कुठला जो भी हो, उनकी आप अच्छे से सफाई करें। और अगर बहुत बड़ी मात्रा में आपको भंडारण करना है तो हाँ, उसको आपको फ्यूमिगेशन या धूमन भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बोरों में आप उनको भंडारित करते हैं तो बोरों से जो अगर पुराने बोरों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी साफ सफाई, उनसे कीड़ों को दूर करना पड़ेगा। ये सब करके और सही नमी की अवस्था पे आप भंडारित कर सकते हैं। और वहाँ पे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, गर्मी कमी रहती है, तो ज़्यादा कीड़े मकोड़ों की समस्या आपके भंडारण में नहीं आएगी। तो ये कुछ खास बातें हैं जो शिमला में भी अगर आप हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से देखना चाहते हैं तो उस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, अब लौटते हो सवाल पर, हम देखते हैं कि खेत से ही तैयारी शुरू हो जाती है। जिन बोरियों का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या ये अनाज टू अनाज निर्भर करती हैं कि किस अनाज के लिए आप कौन सी बोरी का इस्तेमाल करें? और कई बार हम देखते हैं कि किसान भाई इस्तेमाल की गई ही बोरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो भी इस्तेमाल करनी है तो क्या उसकी धुलाई करनी है, क्या किसी केमिकल से उसको ट्रीट करके इस्तेमाल करना है, और जूट का इस्तेमाल करना है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ज़्यादातर किसान जो जूट के गनी बैग्स जिसको कहते हैं, गनी बैग्स का प्रयोग करते हैं। और अगर आप नए गनी बैग्स का प्रयोग कर रहे हो, बोरों का प्रयोग कर रहे हो, तब आपको उपचार की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पुराने बोरे अगर आप प्रयोग में ला रहे हो तो हो सकता है उसमें कीड़े मकोड़ों के या बीमारी के अंडे बच्चे या संक्रमण की उससे संभावना हो, तो उनको आप उबलते हुए पानी में 10-15 मिनट डाल दें उन बोरों को और फिर निचोड़ के उन्हें धूप में सुखा लें। फिर इनमें आप भंडारण कर सकते हैं। अगर आप रासायनिक विधि से बोरों का उपचार करना चाहते हैं तो 2 मिलीलीटर मेलाथियान 2 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC में आती है, प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और बोरों को 10-15 मिनट उसमें घोल में डुबो के रख दें। फिर निचोड़ के और धूप में सुखा के आप इसमें भंडारण कर सकते हैं। और कई बार सीधे सीधे गोदाम में आप अगर बोरों का प्रयोग कर रहे हैं अनाज के भंडारण के लिए, कोठी कुटला नहीं है आपके पास, तो आप ध्यान रखें कि नीचे एक पॉलीथीन की, जब सबसे नीचे फर्श पे आप पॉलीथीन की मोटी परत कोई बिछा दें, या फिर लकड़ी फट्टे का कोई पटला पटली कोई उस तरह की लकड़ी हो उसको डाल दें और फिर आप बोरों को स्टैक कर दें उसके ऊपर। ध्यान रखें कि ये बोरे आपके दीवार से ना लगें, दीवार से थोड़ा दूर रहें क्योंकि ये नमी ले सकते हैं। तो इस तरह से फिर उस गोदाम को या जो आपका कमरा है, मकान है, उसको फिर आप अच्छी तरह से बंद कर दें। तो बोरों में भी कुछ लोग भंडारण करते हैं। जी, तो बोरों का प्रयोग किस प्रकार से करना है, कितने तरीके से करना है, किस प्रकार से उपचार करना है, इसका भी समाधान डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने आपके लिए किया है। इस प्रकार की विधि को इस्तेमाल कर आप आगे बढ़ें। अच्छा खासा उत्पादन आप अगर लेते हैं तो भंडार भी सही तरीके से कर पाएंगे और अच्छा मूल्य आप ले पाएंगे बाजार में पहुंचने के बाद। फिलहाल यहाँ वक्त तो एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हम जल्द लौट रहे हैं। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर विकास दास जी का। डॉक्टर विकास दास जी, गोबर की खाद का प्रयोग करने की जो विधि है वो आपने बताई और किस प्रकार से ये गोबर की खाद फल को प्रोटेक्ट करती है ये भी आपने बताया। अब बात हम सिंचाई की करते हैं। इसके साथ साथ सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण होती है और इस मौसम में सिंचाई कितने दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए, जो नए पौधे हैं उसमें किस तरह सिंचाई करनी चाहिए, और एक वृक्ष की अगर हम बात करें उस वृक्ष से कितने समय तक हम फल ले सकते हैं और उसकी देखभाल के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी होनी चाहिए। अगर हम लोग नए पौधे की से बात शुरू करें तो नए पौधे में गर्मी में हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लीची के पौधे थोड़ा ससेप्टेबल होते हैं, गर्मी में मरने का चांसेस रहता है। तो गर्मी में हम लोग कोशिश करें नए पौधे में अगर केवल हम लोग हर
अल्टरनेट डे को इवन 5 लीटर पानी भी देते हैं, वो काफ़ी होता है, लेकिन अल्टरनेट डे के लिए ज़रूरत पड़ता है। और मैं यहाँ पे किसान भाइयों को जरूर बोलना चाहूँगा, लीची के पौधे में एक जड़, जो नया पौधे में जड़ नया रूट्स कम रहता है। तो एक हमारे यहाँ से टेक्नोलॉजी निकला है जहाँ पे हम लोग माइकोराइजा, मार्केट में माइकोराइजा पाउडर मिलता है, उसका पैकेट मिलता है। तो माइकोराइजा को हम लोग अज़ोटोबैक्टर के साथ मिला के नए पौधे में जब हम लोग डालते हैं तो नए पौधे का एस्टेब्लिशमेंट रेट उसमें ज़्यादा रहता है। तो इसका जरूर अज़ोटोबैक्टर और माइकोराइजा, अभी ट्राइकोडर्मा, इन तीनों का मिश्रण करके अगर किसान भाई मिट्टी में डालते हैं तो ये पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। पर्टिकुलरली ग्रोन अप प्लांट में हम लोग देखे हैं कि फल का गुणवत्ता में भी बहुत बढ़ोतरी आता है उसमें। हमारे जो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र से लीची के लिए पर्टिकुलरली माइकोराइजा का अपना हमारा स्ट्रेन डेवलप किया हुआ है। अगर किसान भाई चाहते हैं उनके लीची के बगीचे में इस माइकोराइजा का प्रयोग करना, तो हमको अगर चिट्ठी लिखेंगे तो हम लोग इसका पैकेट 1 kg वाला पैकेट हमारा 120 रुपया में मिलता है, उसको हम पोस्ट करके भेज पाएंगे। तो ये रहा नए पौधे में जो किसान भाइयों को करना है। और ग्रोन अप प्लांट में पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीची के लिए। तो लीची के लिए हम लोग अगर हम देखें, किसान भाई फ्लड इरिगेशन करते हैं, और बिहार जैसे राज्यों में भी मैं देखा हूं कि किसान भाई कभी बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं। लेकिन ये भी देखा गया कि अगर हम लोग बिहार एवन कंडीशन में अगर ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं तो उतना ही हम लोग को गुणवत्ता वाला फल मिलता है जितना फ्लड इरिगेशन से मिलता है, जबकि उसमें पानी आधा से कम का पानी इस्तेमाल होता है। तो ड्रिप इरिगेशन किसान भाई अगर लगाते हैं, लीची का कम पानी में अच्छा लीची, गुणवत्ता वाला लीची उनको प्राप्त कर सकते हैं। अगर फ्लड इरिगेशन करते हैं तो हम लोग हर 15 दिन के अंतराल पे फ्लड इरिगेशन करें। इसके अलावा हम लोग देखे हैं कि लीची के पेड़ के अंदर एक मिनी स्प्रिंकलर्स हम लोग इनसाइड कैनोपी स्प्रिंकलर्स अगर लगाते हैं, और जो बीच बीच में हम लोग को स्प्रिंकलर्स चलाते हैं ताकि अंदर उसका कैनोपी के अंदर ह्यूमिडिटी बना के रखते हैं, तो फल में जो फटने का श्रम जो रेट है वो बहुत कम हो जाता है। ये बहुत ही सस्ता एक प्रैक्टिस है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, लेकिन इससे हमारा फल का फटना कम हो जाता है। इसके अलावा लेकिन किसान भाइयों को जो प्लांट प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस में इंसेक्टिसाइड बताया, इसके अलावा बोरन का लीची में बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। जब अभी फ्रूट सेट होने वाला है, बोरन मतलब फ्रूट सेट हो जाने वाला है, तो फ्रूट सेट हो जाने के बाद हम लोग जो पहला इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के बाद बोरन का वाटर सोल्यूबल बोरन का जरूर स्प्रे करें। जो घुलनशील बोरन मिलता है, ये सोल्यूबोर या अलग अलग नाम से आता है, ये 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के 15 दिन के अंतराल पे 3 स्प्रे बहुत फायदा देता है। ये भी देखा गया है कि जो आजकल मार्केट में आने लगा है सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो समुद्र का जो शैवाल होता है, उसका बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आ गए हैं। इफ्को के सागरी का हुआ या अलग अलग कंपनी के आने लगे हैं। ये बहुत फायदा दे रहा है। हम लीची में डाल के देखे हैं कि लीची में अगर हम लोग तुड़ाई का 20 दिन पहले इसका हम लोग अगर स्प्रे करते हैं, 2 स्प्रे करते हैं एक हफ्ते का अंतराल पर, इसमें फटने का जो बीमारी प्रॉब्लम है और जो लीची का जल जाने का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है। तो इसका भी किसान भाई इस्तेमाल करें। तो क्योंकि इस साल का जो फल है इसमें जो सीवीड एक्सट्रैक्ट और बोरन, ये दोनों का जरूर किसान लोग इस्तेमाल करें अपार्ट फ्रॉम राइट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जैसे ये आगे वाला वीडियो में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1/3 डोज ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। ये हम लोग को फ्रूट सेट के बाद देना बहुत जरूरी है। अगर आपका बड़ा पेड़ है, मोर देन 10 years old प्लांट है, तो हम लोग कोशिश करें कि 300 ग्राम नाइट्रोजन और 300 ग्राम पोटास, ये हम लोग पौधे में, प्रत्येक पौधे में, बड़ा पेड़ में डाल दे, ताकि ये फल को बढ़ने में मदद करता है। ये कुछ सावधानियां अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा लीची का जो फल है बहुत अच्छी तरह से बढ़ पाएगा और किसान बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से देखभाल करने की जो विधियां हैं उसको बारीक तरीके से डॉक्टर विकास दास जी ने आपसे साझा करी है। फिलहाल एक दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। अजय सैनी जयपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सर, मैं लीची की खेती करना चाहता हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो क्या? जयपुर। बिल्कुल, आपके सवाल को शामिल करते हैं डॉक्टर विकास दास जी। हमारे दर्शक हैं विजय अजय सैनी इनका नाम है, और ये जयपुर राजस्थान से है। ये राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में खेती करना चाहते हैं लीची की। इनको क्या उपयुक्त जानकारी इनके लिए होनी चाहिए? किस प्रकार की प्रजाति का इस्तेमाल करें? क्या वहाँ पर खेत की तैयारी करें?
देखिए जयपुर में तो मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ जो गर्मी ठंडा के कारण फूल तो आ जाएगा, फ्रूटिंग तो हो ही जाएगा, लेकिन जो टेम्परेचर समर का टेम्परेचर रहता है उसमें फल का जलने का और फटने का चांसेस बहुत रहेगा। राजस्थान में उदयपुर में और आसपास जो चित्तौड़गढ़ जिला है और सिरोही जिला है, यहाँ पे लीची हम खुद देख के आए हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो समर का है थोड़ा सा कम है। लेकिन जयपुर में थोड़ा हम अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जयपुर में पर्टिकुलरली। अगर टेम्परेचर आपके वहाँ पे 40 के आसपास हो जाता है विथ वेरी लो ह्यूमिडिटी, तो फल का बाद में फटने का चांसेस बहुत रहेगा। अगर आपका इच्छुक है लगाने के लिए तो आप चाइना वैरायटी लगाएं अपने घर में अपने शौक के लिए, क्योंकि चाइना वैरायटी थोड़ा लेट में पकता है, तो उसमें बैगिंग अगर हम लोग करेंगे तो हो सकता है कि आपको खाने लायक कुछ फल उसमें मिल सकता है। जी, तो अजय जी आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। फिलहाल जयपुर का जो वातावरण है वो उपयुक्त नहीं है लीची की खेती के लिए, लेकिन आप पर्सनल के लिए पर्सनल लेवल पर आप चाइना प्रजाति का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा समय उसमें लग सकता है। डॉक्टर दिनेश कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आप बात करते हैं कि सरकार की क्या योजनाएं हैं भंडारण के क्षेत्र में, और दूसरी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जिस तरीके से कस्टम हायरिंग सेंटर होते हैं, क्या सरकार द्वारा इस तरह के सेंटर बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पर, जहां पर किसान भाई जाके भंडारण कर सकते हैं, और वहां पर भंडारण करने के लिए क्या प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, और कितने समय तक एक किसान भाई उस जगह का इस्तेमाल कर सकता है? जी बिल्कुल, जहाँ तक भारत सरकार की बात है तो बहुत कम से कम जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से भारत सरकार जो है इस तरफ अपना ध्यान देती रही है। और जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये भी हमारे अनाजों का भंडारण करता है, और ख़ास करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आम आदमी तक अनाज आजकल, जी हाँ बिल्कुल, 81 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है वो भी इसी माध्यम से दिया जाता है। दूसरी तरफ सेंट्रल वेयर हाउस जो कॉरपोरेशन है, स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन है, और कुछ निजी क्षेत्र के लोग हैं, ये भंडारण का कार्य करते हैं। और अब जैसे आप बता रहे हैं कस्टम हायरिंग का जैसे कंसेप्ट है मशीनों के लिए, इसी तरीके से आजकल कुछ किसान भाई मिल सकते हैं आपस में और बड़ा भंडार गृह बना सकते हैं। और भंडार गृह ये जो आप सही किसी वैज्ञानिक या इंजीनियर से मिलकर बनाएं जो इसकी जानकारी रखता हो विस्तार से, और फिर आप एफपीओ की मदद से भी जो है भंडारण का कार्य कर सकते हैं। तो कुल मिला के अभी जैसे दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने अपनी एक अनाज भंडारण योजना शुरू की है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा अनाज का भंडारण हमारे देश में बनने जा रहा है। और ये जो हमारी प्राइमरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है गांव की, उन्हीं के माध्यम से बनाए जाएंगे। और 11 राज्यों में, देश के अलग अलग 11 राज्यों में इस योजना को शुरुआत में लागू किया जा रहा है। तो आने वाले समय में भारत सरकार की मदद से ऐसा लगता है कि भंडारण की समस्या काफ़ी हद तक जो है सुलझा ली जाएगी। जी, फिलहाल एक दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद हैं श्रीगंगानगर से, राजस्थान से, उनका सवाल ले लेते हैं। प्रमोद जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। प्रमोद जी आप सुन पा रहे तो सवाल पूछें। टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, आपसे निवेदन है, फिर सवाल पूछें। हाँ जी सर, मैं ये गंगानगर राजस्थान से बोल रहा हूँ, इसकी खेती करना चाहता हूँ। जी प्रमोद जी, डॉक्टर विकास दास जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विकास दास जी श्रीगंगानगर राजस्थान से हमारे दर्शक हैं। इनका नाम है प्रमोद, और ये लीची की खेती करना चाहते हैं श्रीगंगानगर में, क्या संभव है? देखिए, जैसे बताया कि वहाँ पे भी टेम्परेचर गर्मी में थोड़ा हाई रहता है, जिसमें फल का फटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन पहले को भी कोई लगाया नहीं है वहाँ पे, और तो हम लोग कुछ वैरायटी है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक वैरायटी बेदाना है जिसका छिलका मोटा होता है, तो उस लेट बेदाना करके वैरायटी है, उसका पौधा हमारे यहाँ मिलता है। आप अगर कभी हमको पत्र भी लिखते हैं तो, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताएंगे, हम जरूर भेजना चाहेंगे उसको। और हम भी खुद जानना चाहेंगे क्या वहाँ का टेम्परेचर को लेट बेदाना टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं। हम जरूर चाहेंगे 1-2 पेड़ तो आपने आप बगीचा में लगाए और हम लोगों को बताए कि वहाँ का कंडीशन में फल फट नहीं रहा है कि फट रहा है कि नहीं। लेकिन आज सच जो शाही वैरायटी, क्योंकि पतला छिलका का होता है, उस वैरायटी का वहाँ पे होने का फल गुणवत्ता वाला फल मिलने का चांसेस कम है। जी डॉक्टर विकास दास जी, हम ये भी देख रहे हैं कि लीची के बागों में कई किसानों की शिकायत रहती है कि वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, उचित देखभाल भी करते हैं, लेकिन उनके कुछ पौधे हैं वो बढ़वार होने के बाद सूख जाते हैं और जो जड़ें हैं उनकी वो गलने लग जाती हैं। ये किस प्रकार की समस्या है, और क्या ये एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में फैलने का खतरा रहता है? इसके लिए समाधान क्या करें किसान भाई?
देखिए, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है, ये जो बाढ़ अफेक्टेड एरिया, फ्लड अफेक्टेड एरिया है, बिहार में भी इस चीज को हम लोग देखे हैं। तो जहाँ पे आज सच लीची प्लांट का फ्लड वाटर लॉगिंग टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत अच्छा है, लगभग 15-20 दिन तक भी अगर पानी रहता है, लीची का पौधा पानी को टॉलरेट कर लेता है। लेकिन जहाँ अगर ज्यादा लगभग 1-1.5 महीना तक पानी रह जाता है, वहां पे इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। तो हम इस टाइप के बाढ़ प्रभावित अंचल में हम जब भी कोई लीची लगाना चाहे पहले से, तो हम जरूर बताएं कि मिट्टी का ऊंचा ढीपा बना के उस पर अगर लीची को लगाते हैं तो इससे हम लोग बाढ़ का जो बैड इफेक्ट है उससे बचा सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे ऑलरेडी पौधा है, और सभी किसान को हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, मिट्टी में गोबर की खाद के साथ हम लोग ट्राइकोडर्मा, इसका मिट्टी में ट्राइकोडर्मा और जो माइकोराइजा है, इसका प्रयोग बहुत लाभकारी है। कोई भी जो पर्टिकुलरली जो पौधा मरता है, जो जड़ का सड़ जाने के कारण मरता है, तो ये सारे बीमारी के को वो ट्राइकोडर्मा बहुत प्रोटेक्शन देता है। ये बिहार के कंडीशन में किसान के पास भी हम लोग देखे हैं उनका पौधा को रिवाइव होते हुए, ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन करते हुए। तो ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। हम लोग साल में एक बार ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन पौधा लीची के ग्रोनो प्लांट में जरूर करना चाहिए, तो ये पौधा सूखने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा जी। तो ये कुछ खास बातें हैं लीची के क्षेत्र में, अगर बागों की देखभाल करना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर विकास दास जी, अगर आप बात करें कटाई छटाई को लेकर, ये कितना महत्वपूर्ण कारक है बागों की देखभाल में, और क्या ये फसल उत्पादन पर भी असर डालता है? लीची एक बहुत ही अच्छा फसल है कटाई छटाई करने के लिए, क्योंकि लीची नया कल्ले पर फल आता है। बाकी फल जैसे आम हुआ, अगर हम, क्योंकि वो 1 साल पुराने कल्ले पर आता है, हम लोग कटाई छटाई करने से अगले वर्ष उस कल्ले में फल नहीं आते हैं। लेकिन लीची क्योंकि न्यू शूट के ऊपर आता है, तो उसको हम कटाई छटाई कर सकते हैं। और जब हम कटाई छटाई करते हैं, 2-3 चीज का ध्यान रखते हैं कि मेन उसका पर्पस है, एक होता है कि हम लोग जो पौधे का जो तना है, उसको जो कैनोपी है, उसको एक वर्किंग साइज में लाना। जो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि लीची का पौधा 6 से 7 मीटर से कभी बड़ा ना हो, ताकि कोई भी हम लोग जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जो स्प्रे करना है या बैगिंग करना है, सारा चीज, इवन हार्वेस्टिंग भी आसान हो जाता है। ये सारा चीज आसान हो जाएगा जब हमारा कैनोपी वर्केबल हाइट में रहता है। ये भी देखा गया कि लीची का पौधा जीर्णोद्धार तकनीक को बहुत रेस्पॉन्ड करता है। बाकी पौधा कभी कभी मरने का चांसेस होता है, लेकिन लीची का पौधा अगर कोई 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराना भी पेड़ है और उसको जीर्णोद्धार करके ये देखा गया है कि उसको नीचे से अगर हम लोग 1 से 1.5 मीटर हाइट में काट लेते हैं, तो पौधा फिर से उसमें जीर्णोद्धार हो जाता है और पौधा एक वर्केबल हाइट में आ जाता है, और पौधा का जो फल का जो गुणवत्ता बढ़ जाता है। तो जिन किसान भाइयों के पास बहुत पुराने पेड़ है, पहले तो इसको मैं आप लोग को आश्वासन दिलाऊं, जब अगर आप पेड़ को जुलाई के महीने में हम लोग नीचे से 1.5 से 2 मीटर का, मैक्सिमम 2 मीटर के हाइट में अगर काटते हैं, तो पेड़ आपका नहीं मरेगा। और उससे जो कल्ले निकलेंगे, छांट के अगर हम लोग प्रत्येक डाली में 4 से 5 कल्ले रखेंगे 2-3 साल में, दूसरे साल से फल शुरू हो जाता है, धीरे धीरे पौधा जीर्णोद्धार हो जाएगा, उसमें गुणवत्ता वाला फल आएगा, और आपके बाकी सारे जो ऑपरेशन है वो आसानी से कर सकते हैं। कटाई छटाई पहले वर्ष जी, तो कटाई छटाई इस प्रकार का महत्वपूर्ण कारक है लीची के बागों की देखभाल के क्षेत्र के अंदर। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हम जल्द लौट रहे हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और कुछ और महत्वपूर्ण सवाल अपने विशेषज्ञों से जान लेते हैं। डॉक्टर दिनेश जी का रुख करते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर दिनेश जी, भंडारण को लेकर आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अब कुछ और बातें जान लेते हैं आपसे। जैसे तो हम देखते हैं कि कई बार ये भी बहुत बड़ी चुनौती हो कि चूहे लग जाते हैं जो हमने जहाँ भंडारण किया होता है। एक तो इस समस्या का निपटारा कैसा करें, दूसरी बात क्या हमें जो भंडारण केंद्र है उसको हवादार रखना चाहिए, अगर हवादार रखेंगे तो फिर उसमें पशु पक्षियों का आवागमन रहेगा। तीसरी बात इसमें यह भी आप बताइए, क्या समय समय पर भंडारण केंद्र को खोलकर चेक करते रहना चाहिए, किस प्रकार से उसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए, और तीसरी बात वहाँ की आर्द्रता और नमी को कैसे मेंटेन किया जाए। क्या ये अनाज, तिलहनी, दलहनी अलग अलग फसलों के अलग अलग हिसाब से होना चाहिए, या अनाज जैसे गेहूं को और तिलहनी फसलों को इकट्ठे करके रख सकते हैं हम, या अलग अलग करके रखना चाहिए? जी बिल्कुल। पहली बात यह है, चूहे की बात कर लेते हैं। चूहों से निश्चित तौर पे हमारे अनाज को नुकसान होता है और कहीं कहीं पर अनाज खुले में भी भंडारित किया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो वहाँ तो चूहे बहुत ज़्यादा लगते हैं। कई बार घरों में जो जहाँ भंडारण करते हैं वहाँ पे वो बिल बना लेते हैं और कोठी कुटलों में जो मिट्टी के बने होते हैं चूहे बड़ी आसानी से चले जाते हैं। जी, तो इनके नियंत्रण के लिए सबसे आसान तरीका तो चूहेदानी का है। चूहेदानियों का प्रयोग करें। रेड कैचर आते हैं, तमाम तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करके चूहों को रोक सकते हैं आप। और इनसे नुकसान वाकई कई तरह से होता है। जैसे इसमें ये मलमूत्र अपना अनाज में छोड़ देते हैं, बिल्कुल, और बाल भी छोड़ देते हैं। कई बार चूहा मर जाता है मतलब बोरों के अंदर या आसपास, तो कुल मिला के इनसे बीमारियां फैल सकती हैं। इनको रोकना बहुत जरूरी है। और अंतिम उपाय ये भी है कि आप जो जिंक फास्फाइड चूहा मारने की दवाई होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी बेट आप बना सकते हो, गोलियां बना सकते हो। 96 भाग आपको आटा लेना है मक्का का या गेहूं का, और 2 भाग आपको तेल लेना है, जैसे सरसों का तेल ले लिया, और 2 भाग जो जहर है ये जिंक फास्फाइड ये ले, गोलियां बना लें और प्रति बिल के हिसाब से 1 या 2 गोली वहां रख दें, चूहों का नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा आपका सवाल था कि भाई ये जो हमारे भंडारण गृह होते हैं या गोदाम होते हैं इनको हवादार रखना है या नहीं रखना है, ये निर्भर करेगा कि हमारी इसमें मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन रखने चाहिए। जब जरूरत पड़े तो उसको हम एयर टाइट बना दें, यानी बिल्कुल हवा अंदर ना जाए, और जब हमें महसूस हो कि अंदर नमी ज़्यादा हो गई है तो हम उसमें वेंटिलेशन कर दें, इसकी भी सुविधा हो, तो ये एक बेहतर विकल्प होता है। हालांकि आजकल कुछ ऐसी तकनीकी भी आ रही कि बिना हवा जाए जो हमारे दाने हैं, अनाज हैं, उनका भी हम भंडारण कर सकते हैं, यानी उनसे ऑक्सीजन निकाल दी जाती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी जाती है, तो ऐसी दशा में भी भंडारण किया जा सकता है। फिर आपका एक और सवाल था कि आर्द्रता और नमी किस प्रकार से रखनी चाहिए, क्या ये दलहनी तिलहनी फसलों की अलग अलग होनी चाहिए, और अगर हम इनको इकट्ठे भंडारित करते हैं तो क्या उसमें नमी किस प्रकार से होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जो हमारी अनाज वाली फसलें जैसे गेहूं है या जौ है, इनकी आर्द्रता हमें 10 से 12% तक रखनी चाहिए। और दूसरे जैसे सरसों है, इसकी जो बीज की जो नमी है वो हमें 7 से 9% रखनी चाहिए। और जहाँ तक इकट्ठा स्टोर करने की बात है, निश्चित तौर पे हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग बोरों में होना चाहिए और अलग अलग जो कोठी कुटले हैं उनमें होना चाहिए। जी। और एक चीज़ और है इसमें महत्वपूर्ण कि हम सारी कोशिशें करते हैं अनाजों को भंडारण करने की, लेकिन कई बार किसी कारणवश फिर भी संभावना रहती है कि कीट और पतंगे, इनसे हमारे अनाजों को नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी दशा में आप एक तो फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, अपने जो भंडारण कक्ष है आपका या गोदाम है उसका बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरे जो एल्युमिनियम फास्फाइड है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, उसकी 2 गोली लें। 1 गोली 3 ग्राम की होती है और 2 गोली आप प्रति टन यानी 1000 किलो अनाज के हिसाब से उनका उपचार कर दें। किसी कपड़े में उन गोलियों को रख के और आप अनाज के अंदर डाल दें और फिर उसको एयर टाइट कर दें। इससे कोई खास नुकसान नहीं होता, अनाज पे कोई इसका असर नहीं आता, हम ये सुरक्षित रहता है अनाज हमारा। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं भंडारण को लेकर जो किसान भाई ध्यान में रख सकते हैं। डॉक्टर विकास दास जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विकास दास जी, अब समय अंतिम परिणाम की ओर पहुंच चुका है और आपसे निवेदन है कि थोड़ा कम शब्दों में संक्षिप्त में सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर हम बात करें लीची के तुड़ाई को लेकर, किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें तुड़ाई करते वक्त, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि तुड़ाई अगर सही तरीके से होगी तभी आपको बाजार में अच्छा मूल्य मिलेगा। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा संक्षिप्त में और विस्तार से बताइए।
देखिए लीची का क्योंकि फल जो है ये क्लाइमेट्री मतलब इसको तुड़ाई के बाद मिठास और नहीं बढ़ता है, तो उस फल को पूरा पकने के बाद ही हमको तोड़ना चाहिए। अलग अलग जगह में अलग अलग डेट में ये फल का पकने का समय आता है। अगर बिहार में देखेंगे शाही वैरायटी 15 मई तक उसका के बाद ही 15 से 20 मई के बाद ही उसका तुड़ाई का सही समय आता है। तुड़ाई करने के लिए किसान भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का ध्यान रखें, तुड़ाई हमेशा सुबह के वक्त में करना चाहिए। हम लोग को तुड़ाई का लगभग 4 बजे से तुड़ाई लेके 9 से 10 बजे तक तुड़ाई का काम खत्म कर लेना चाहिए। और धूप के समय में हम लोग तुड़ाई को ना करें और तुड़ा हुआ जो फल है उसको हम लोग किसी छाया में, उसको नीचे में पॉलिथीन बिछा के छाया में रख के फर्दर उसका पैकिंग करें। अगर संभव है, अगर हम लोग कोई पंखा वाला चीज़ फील्ड में अगर लगा पाते हैं और उसी के पास हम पूरा पैकिंग का काम करते हैं तो फल में जो कीपिंग क्वालिटी उसका थोड़ा बढ़ जाएगा लीची का, क्योंकि कीपिंग क्वालिटी एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। 2 दिन से ज़्यादा फल रहता नहीं है। तो ये 2 चीज़ अगर किसान भाइयों करते हैं तो फल का जो हार्वेस्टिंग के बाद जो खराब होने का क्वांटिटी है वो कम हो सकता है। जी, डॉक्टर विकास दास जी, आपने बहुत कीमती जानकारियां, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे लीची के किसानों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समय साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास दास जी। जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपका रुख करते हैं और आखिरी में संक्षिप्त में आपसे भी निवेदन रहेगा कि सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर कल्पना कीजिए कि हमारे देश में भंडारण करने की सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, किसान भाई जागरूक हैं, तो किस तरह की छवि आप कल्पना करते हैं कि देश की कृषि व्यवस्था की किस प्रकार की छवि निकल कर आती है और कितना अच्छा होगा ये देश के लिए अगर हम सही तरीके से भंडारण करते हैं? तो निश्चित तौर पे जैसा कि हम जानते हैं कि भंडारण में 10% अनाज की हानि होती है, जो कि अगर हम मनी की टर्म में देखें, उसकी रुपए की कीमत देखें तो बहुत ज़्यादा बनती है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान इसमें हो जाता है। बहुत पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे देश में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के होते हैं। तो अगर ये हम 10%, जैसे आप तो कह रहे हैं कि 100% हो जाए, तो होना बहुत मुश्किल है निकट भविष्य में, लेकिन फिर भी इस नुकसान को काफ़ी कम किया जा सकता है। और काफ़ी हद तक ये नुकसान कम करना हमारे किसान भाइयों के हाथों में, क्योंकि उनका भी नुकसान होता है। अगर उनका अनाज गलता सड़ता है या उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो बाजार में सही दाम नहीं मिलते, क्योंकि क्वालिटी का जो दाना होता है उसके दाम अच्छे मिलते हैं। और अगर आपका दाना खराब हो चुका है तो उसके दाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ साथ ही साथ बीज के लिए भी आप दाना रखते हैं, तो अगली फसल जब बोएंगे और दाना आपका अच्छे से स्टोर नहीं हुआ, खराब हो गया, तो आपका अंकुरण भी कम होगा। जी, तो कुल मिलाकर दिनेश जी समय की समाप्ति है, इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ। लेकिन इन खास बातों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो न केवल आर्थिक रूप से जो हमें नुकसान हो रहा है उसमें भी मदद मिलेगी और किसान भाई की आमदनी भी बढ़ेगी। डॉक्टर दिनेश कुमार जी कीमती समय निकालकर आप पहुंचे, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले कौन से विषय लेकर हम हाजिर होंगे, आइए फटाफट पहले नजर डालते हैं कि अगले ऐसे कौन से विषय लेकर हाजिर हैं हेलो किसान कार्यक्रम में। अगले विषय पर हम चर्चा करेंगे रेशम कीट पालन कितना महत्वपूर्ण है, कैसे इससे मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा, पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करके कैसे किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इन दोनों विषय से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आपको पता क्या करना है, आपको जुड़ना है कार्यक्रम हेलो किसान से। और इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं हमारी, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है, कोई इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आपको पता क्या करना है, आप डीडी किसान की यूट्यूब चैनल पर भी इस कार्यक्रम को जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फोन करके अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। 1800-1130-60, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में ये नंबर खुला रहता है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता क्या करना है, डीडी किसान के यूट्यूब पर जाने के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।